जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी बुक का आप वीडियो देख रहे हैं। 7th क्लास का बुक है। चैप्टर नंबर 8 है और इस चैप्टर में हम लोग दोस्तों बात करेंगे मानव पर्यावरण और अनुनयन क्रिया यानी अन्य क्रियाएं जिसमें उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है एनसीईआरटी बुक में। और यह एनसीईआरटी बुक आपको सीटेट के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार टीचर के लिए या बिहार के यूपीएस बिहार के पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट तो एनसीईआरटी बुक तो होता ही है। चलिए देर नहीं करते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत आप तमाम दोस्तों के साथ। पहली बार चैनल पर जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। रेणुका नाम की एक लड़की थी। रेणुका बहुत ही उत्साहित थी, यानी बहुत ही खुश थी। ऐसा जानते हैं क्यों खुश थी? क्योंकि उसके चाचा जो थे श्रीकांत, लगभग 4 महीने के बाद जो है आज वो घर पहुंच रहे थे। यानी कोई भी आपके जो घर जो है इतने दूर रह रहा है, तो जब वो दूर रहेगा तो क्या होगा, उसे मिलने के लिए तो खुशी तो होगा ही दोस्तों। तो वहीं इसी खुशी का इजहार कर रही थी रेणुका नाम की एक लड़की थी। और जानते हैं उसके चाचा जो थे वन्य जीव फोटोग्राफर थे। और इनके चाचा जो थे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे, यानी जानवरों की फोटो, यानी ऐसे ऐसे जगहों की फोटो को खींचा करते थे। और वो बहुत सारे जगहों पर यात्रा भी किए हुए थे। और बहुत छोटे जो है उम्र में ही रेणुका की रुचि भी क्या थी, अपने चाचा की तरह जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का था। वन्य जीवों और आपको जो है वनों में भी थी। और उनके चाचा की जो प्रकृति संबंधित जो पुस्तकों से उसका परिचय कराए। और ये चाचा के पुस्तकों को पढ़ा करती थी, फोटो को देखा करती थी। और जो है दूरस्थ जो है आपको भूस्थल और वहाँ के रहने वाले लोगों की भी तस्वीर हमेशा आकर्षित किया करता था। ये चाचा के फोटो को देखकर बड़ा इंस्पायर रहती थी। क्योंकि इंस्पायर जो है इसलिए रहती थी क्योंकि उसका भी ये मिशन था कि हम भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बने। देख रहे हैं ये फोटो उसके चाचा जो विभिन्न जो है देशों के निवासियों का फोटो खींच, चाचा के द्वारा जो फोटो खींचा गया था जो रेणुका को बता रहे थे। तो रेणुका ने को ये बताते हुए चाचा ने कहा कि रेणुका कि इन तस्वीरों में जो है तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। कि कुछ ऐसे जो है लोग होंगे जो आपको शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों वाले भी होंगे, कुछ जो है बर्फीले प्रदेशों के, या कुछ जो है आपको गर्म और नरम वन वाले क्षेत्रों को भी लोग को देखने को मिलेगा। वे सब क्या है, कितने अलग अलग दिखते होंगे। रेणुका ने कहा कि वे देखने में भले अलग होंगे चाचा जी, लेकिन वो भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन में ये मूलभूत आवश्यकता समान होगी। चाचा ने कहा, हाँ भतीजी बिल्कुल सही है। और उनके बच्चे भी तुम्हारी तरह खेलते हैं। क्या होता है, ये तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी कभी झगड़ते हैं, कभी कभी समझौता करते हैं, जब तुम्हारी तरह नौटंकी करते रहते हैं। गाते, नाचते और घरेलू कार्यों में अपने परिवार का भी क्या करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, मदद करते हैं। वे प्रकृति के जो है करीब रहा करते हैं। जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। और वे जो है मछली पकड़ना और वनों के से जो है सामग्री एकत्रित करना, जैसे कि जो है लकड़ियाँ को चुन कर लाना, है ना, कीमती जो है ऐसे जो है वहाँ लकड़ियों को चुन कर लाना और व्यापार करना। ये सारी चीज वो बच्चों में पहले सिखा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या जानते हैं, अब यहाँ से शुरू हो जाती है। अब यहाँ से बात शुरू हो जाती है स्पेन की। स्पेन के अन्वेषकों ने की इस नदी की खोज की। तब शीर्ष पर जो है सुरक्षा कवच जो होता है, सुरक्षा कवच जो होता है, हेड गियर घास के जो है स्कॉट पहनाते हुए स्थानीय जो है आपको आदिवासियों ने उस जो है आक्रमण किया। और जो है आक्रमणकारियों ने जो है उसे प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह को भी याद दिलाता है। और इस प्रकार उनका नाम अमेजन पड़ा हुआ है। जो अमेजन जो नदी जो नाम पड़ा इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। जो एक महिला योद्धा थी, है ना। ये महिला योद्धा थी स्पेन के रहने वाली। अब दोस्तों हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट की। अब जो आठवें आठवें और 9वें 10वें क्लास में आप जो विश्व के विभिन्न जो है प्राकृतिक प्रदेशों और निवासियों के बारे में अच्छे से जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। पहले हम लोग आज जो है 7th क्लास का जो बुक का जो है सारा चीज इंपॉर्टेंट
फैक्ट जानते हैं। आइए बात करते हैं अमेजन नदी बेसिन में जीवन कैसा होता है। अमेजन नदी जीवन में बेसिन के बारे में जो है इसके यहाँ पर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अमेजन बेसिन के जो है विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखने का प्रयास करेंगे कि भाई अमेजन कहाँ है। कि वह जो है उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये अमेजन बेसिन जो है आपको उष्णकटिबंधीय प्रदेश, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच जो है अमेजन नदी बेसिन है। भूमध्य रेखा के जो है आपको 10 डिग्री उत्तर से आपको 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है आपको जो है 10 डिग्री उत्तर से आपको 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के बीच की भूमि का हम क्या बताते हैं, आपको भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, उसी को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। याद रखेंगे भूमध्य रेखीय प्रदेश जो है अमेजन बेसिन ये आपको 10 डिग्री उत्तर से आपको 10 डिग्री दक्षिण के बीच में जो है वाले भाग को हम लोग भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, जो आपको याद रखने की जरूरत है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है भाई। अमेजन नदी आपको भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम में जो है पर्वतों से निकल कर जो है पूरब में जो है आंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है। ये जो है पूरब से पश्चिम से निकल कर, ये पश्चिम के पहाड़ियों से निकलकर पूरब में आंध महासागर में कैसे पहुंच जाती है, ये रास्ता कैसे बना लेती है, इस बात को आप सोचिएगा जरूर। जिस स्थान पर जो कोई नदी किसी अन्य जल जो राशि से मिलती है, कोई स्थान पर जो है कोई नदी जो है किसी अन्य जल राशि वाले क्षेत्र से मिलती है, तो उस नदी का जो है मुहाना कहते हैं। यानी एक नदी दूसरे नदी से मिलेगा तो मुंह से मुंह मिला, नदी का मुंह से मिला मुंह, तो उसी को मुहाना बोला जाएगा। अमेजन नदी में बहुत सारी जो है सहायक नदियां आकर मिलती रहती है। अमेजन जो है अमेजन बेसिन का निर्माण करती है और ये नदी बेसिन ब्राजील के भागों में, पेरू के कुछ भागों में देखने को मिलेगा, है ना। अमेजन के बेसिन हो गया, पेरू के कुछ भागों में, बोल्विया में जो है आपको अमेजन बेसिन देखने को मिलेगा, इक्वाडोर में है, कंबोडिया में जो है, वेनेजुएला के कुछ भागों में जो है प्रभावित होती रहती है। यानी अमेजन नदी जो है ब्राजील के बेसिन में भागों से, पेरू वाले क्षेत्रों में भी हो गया, ये बोल्विया क्षेत्रों में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, ये भागों में प्रभावित होती है। कौन? ये अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी बहती है। देश आपको याद रहेगा, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में अमेजन नदी बहता है। क्या आप इस बेसिन में स्थित है उन देश का नाम बता सकते हैं जो भूमध्य सागर से गुजरती है? तो ये आपको देखिएगा किस किस सागर किस किस देश से गुजरते हैं। तो याद रखेंगे पेरू से आपको, ब्राजील से जो है पेरू से हो गया, बोलिविया से, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला से होकर ये अमेजन नदी बहती है। अब यहाँ पर एक और बात बताया, सहायक नदी आपके दिमाग पर आता है भाई, सहायक नदी क्या होती है? यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी से मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियां के साथ उस क्षेत्रों में पानी को जो है बहा कर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। अमेजन नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। विश्व का सबसे नदी बेसिन पूछेगा तो अमेजन नदी बेसिन है। आइए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब यहाँ से जो जलवायु परिवर्तन की बात हो जाती है, जलवायु के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। जलवायु के बारे में बताया गया है, तो देखेंगे जलवायु बता रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन नदी जो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, अमेजन जो नदी जो है किस रेखा, तो भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। और पूरे वर्ष यहाँ जो है गर्म और आपको नरम है, नम जो है जलवायु रहता है। यानी गर्म और आपको नम्र आर्द्रता वाला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर जो है गर्म और नम जलवायु पाई जाती है। और यहाँ का मौसम दिन और रात जो है दोनों ही आपको जो है समय लगभग समान होता है। गर्मी और आर्द्रता होती है, या आपको अमेजन बेसिन वाले क्षेत्रों में जो है गर्मी और आर्द्रता दोनों देखने को मिलती है। और शरीर में जो है चिपचिपाहट जैसी महसूस कराती है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और चिपचिपाहट ज़्यादा महसूस कराती है, क्योंकि अमेजन बेसिन में जो है ज़्यादातर बारिश होती रहती है, बारिश का होती रहती है। क्योंकि गर्म और ठंडा जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर बारिश तो ज़्यादातर होगी, बारिश ज़्यादातर होती है। और इस प्रदेशों में प्रतिदिन वर्षा होती रहती है दोस्तों। और वह जो है बिना वो भी जो बिना किसी पूर्व पूर्व चेतावनी के ही बारिश हो जाती है। दिन का तापमान उच्च रहता है, दिन का तापमान आपको उच्च रहता है। आर्द्रता जो है अति उच्चतम रहता है, उच्च का तापमान रहता है, दिन का तापमान उच्च रहता है। आर्द्रता जो है अति उच्चतम होता है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, रात के समय टेम्परेचर कम होती है, लेकिन आर्द्रता वैसे की वैसे ही बनी रहती है। यानी ह्यूमिडिटी जो बनी वैसे ही रहती है। अब बात करते हैं वर्षा की, बात करते हैं वर्षा। वर्षा वन वर्षा वन वे होता है, इन प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण जो है आज यहाँ को ज़्यादा वर्षा होगी तो भूमि पर जो है सघन वन उग जाते हैं।
जब ज़्यादा वर्षा होगी तो जो क्या हो गया, सघन वन उग जाते हैं और ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा जो है शाखाओं से जो है छत सी जी बन जाती है। उसकी जो शाखा जो होती है और उसकी पत्तियाँ क्या लगता है छत की तरह बन गए हैं, जिसके कारण जो है जानते हैं दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो है धरातल पर ज़मीन पर नहीं पहुँच पाती है और यहाँ की जो है भूमि भूमि जो प्रकाश रहित हो जाती है। प्रकाश रहित यानी प्रकाश नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो उसकी पत्तियाँ जो है छत की तरह रोक लेती है और जिसकी वजह से जो प्रकाश नहीं मिल पाता है और नम्र बनी रहती है। और यह केवल वही वनस्पतियाँ पनप पाती है जिसमें जो है छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। यानी जो वनस्पतियाँ जो ऐसी होती हैं जो छाया में पनपती हैं उसका विकास हो जाएगा। लेकिन जो सूर्य के प्रकाश वाले पौधे जो रहेंगे तो वह सूर्य का प्रकाश वाला जो पौधे नहीं पनप पाएंगे लोग। और एक दूसरे से क्या रहती है, एक दूसरे से बढ़ने की होड़ रहती है। यहाँ की वनस्पतियाँ, यहाँ के वनों जो होता है एक दूसरे से बढ़ने की होड़ रहता है। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ पर जो है आर्केड और आपको ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं। यहाँ पर परजीवी पौधे के रूप में जो है आर्केड और ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं, ब्रोमीलाइड पाए जाते हैं। तो अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में जो है वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है आर्किड और आपको ब्रोमेलाइड जो है आपको परजीवी पौधे पाए जाते हैं। परजीवी पौधे ये हो गया, दोनों परजीवी पौधे हैं, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वन वर्षा वन वर्षा वन में जो है प्राणी जात की प्रचुरता ज़्यादा होगी। जहाँ पर वर्षा होगी, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो है प्राणियाँ ज़्यादातर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। टुक्कन एक जो है पक्षी जो है, यहाँ पर देखिए टुक्कन एक पक्षी है, दिख रहे हैं ना, इसके ठोर कैसे है, टुक्कन पक्षी के जो है ठोर ऐसा दिख रहे हैं। तो टुक्कन पक्षी ये हो गया, टुक्कन पक्षी आपको जो है वनों में पाई जाती है। गुंजन पक्षी को जो है हामिंग बर्ड बोलते हैं। ये आपको हामिंग बर्ड जो है सबसे छोटा यानी उल्टा उड़ने वाला पक्षी हामिंग बर्ड है गया। रंगीन जो है पक्षित पक्षित वाले जो है पक्ष यहाँ पर जो पाए जाते हैं, रंगीन पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो भोजन के लिए जो है बड़ी बड़ी चोंच वाले जो है विभिन्न प्रकार के पक्षी जो है भारत में पाए जाने वाले जो समान पक्षी से भी भिन्न होते हैं। यानी भारत में पाए जाने वाले और आपको अमेजन बेसिन के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पक्षी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और यहाँ पाए जाने वाले प्राणियों में जो बंदर होता है अमेजन बेस में, बंदर हो गया आपको एस्थो एस सलोथो सल सलथौल हो गया, सलोथौल हो गया। चिट्टी खाने वाले जो हो गया, चिट्टी खाने वाले आपको चिट्टी खाने वाले टैपिर हो गया, है ना, टैपिर जो चिट्टी खाने वाला टैपिर यहाँ पर पाया जाता है, टैपिर पाया जाता है। चिट्टी खाने वाले क्या टैपिर हो गया। एस एस कौन है, बंदर हो गया, एस्थौल हो गया ना, एस्लोथौल। चिट्टी खाने वाला कौन सा होगा, टैपिर हो गया। इस बात का ये क्वेश्चन पूछा गया था, चिट्टी खाने वाला टैपिर हो गया। और सांप और आपको सरीसृप की जो है सरीसृप की जो है प्रजातियां पाई जाती है और वन्य जीवों में पाई जाती है। और जो है यहाँ पर जो है मगर सांप अजगर हो गया ना, सांप में अजगर हो गया और एनाकोंडा और बोआ, तो ये प्रमुख जो प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है हजारों कीड़े मकोड़े जो है इसी बेसिन में निवास करती है। मांस खाने वाले जो है कौन सा पिरानया पिरानया मत्स्य समेत जो है पिरानया मत्स्य समेत जो है मछलियों के विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। पिरानया मत्स्य समय जो मछलियों की विभिन्न प्रजातियां अमेजन जो है नदी में जो है पाई जाती है। और इस प्रकार के वनों की जो विविधता की दृष्टि से देखा जाएगा तो बेसिन जो है ये अमेजन बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अमेजन बेसिन को जो हृदय का जो है पृथ्वी का हृदय का फेफड़ा बोला जाता है। तो ये दोस्तों जो है अमेजन के बारे में बताया गया था। अब यहाँ की बात करते हैं वर्षा जो है वर्षा वनों में निवासी लोग, यानी यहाँ पर भी लोग निवास करता है, वर्षा वनों में भी निवास करता है। और यहाँ के लोग जो है लोग छोटे छोटे से जो क्षेत्रों में वनों के कुछ वन आपको वृक्षों को काट कर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और वहाँ के जो पुरुष शिकार करते हैं और मछली पकड़कर अपना यापन करते हैं जीवन यापन करते हैं। जबकि जो है जबकि महिलाएं क्या करती है, महिलाएं दोस्तों जो है महिलाएं जो है फसलों को ध्यान में रखती है। पुरुष जो वहाँ पर शिकार करते हैं और महिला जो है फसलों को ध्यान में रखती है ना, फसलों को ध्यान में रखती है। और ये मुख्य जो है टेपी टेपियोका अनानास और आपको शकरकंद उगाती रहती है। यानी टेपियोका अनानास और शकरकंद उगाने का काम ये महिलाएं करती है। जब मछली और शिकार करना पुरुषों के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। मछली और शिकार मिलना अनिश्चित होता है। या ऐसे महिलाएं भी जो अपने उगाई गई साग सब्जियां अपने परिवार के लिए पालन पोषण करती रहते हैं। कर्तन हो गया, कर्तन और आपको दहन कृषि प्रचलित होता है।
यहाँ पर जो है कर्तन यानी काट कर जलाना यानी हो गया, यहाँ पर कृषि पद्धति है। कर्तन प्रति प्रयोग यहाँ पर आता है। इसका मुख्य जो है, मुख्य आहार जो क्या है, मुख्य आहार की बात करते हैं, मेनी है, मेनी योग है। यहाँ के अमेजन क्षेत्रों में जो है प्रमुख आहार की बात पूछेगा, मेनी योग है, मेनी योग, मेनी योग, मेनी योग याद होगा, मेनी योग, जिसका जो है कसावा, इसे कसावा भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कसावा भी कहते हैं, मेनी योग को क्या बोलते हैं, कसावा भी कहते हैं। तो अमेजन क्षेत्रों में जो प्रमुख जो है भोजन के रूप में किसका प्रयोग करता है, मेनी योग, जिसको कसावा भी कहा जाता है। और ये आलू की तरह जमीन के अंदर बैठता है, जमीन के आलू की तरह ये जमीन के अंदर बैठता है। और ये चींटी की रानी जो है और अंडकोश भी खाते हैं। चिट्टी की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। और इतना ही नहीं, याद रखिएगा, कॉफी, मक्का, कोक और नगदी फसल भी यहाँ पर उगाई जाती है। ये जो है आपको जो है टेपी की टेपियोका, अनानास, शकरकंद और कॉफी, मक्का और कोक भी उगाया जाता है। लेकिन प्रमुख फसल में जो है खाने वाले में मेनियोक, जैसे कसावा का खाने का उपयोग, यानी आलू की तरह ये जमीन में बैठता है। और चिट्टी की रानी को और वहाँ के उसके जो अंडकोश को भी उसके खा जाया जाता है। लोग आइए बढ़ते हैं। वर्षा वन अत्यधिक जो है, वर्षा वन जो है अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए जो लकड़ी प्रदान करता है, वर्षा वन जो है घरों के लिए अधिक लकड़ी प्रदान करता है। कुछ परिवार जो है मधुमक्खी के छत्ते छत्ते के जो है आकार के जो छप्पर के घरों में भी रहते हैं। मधुमक्खी की जिस तरह छत्ता दिखते हैं उसी प्रकार छप्पर बनाकर घर रखते हैं लोग। जबकि कुछ लोग जो है मलोका 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 कहे जाने वाले जो है बड़े अपार्टमेंट जैसे घर बनाकर रहते हैं। मलोका, ये क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, मलोका क्या है, यानी आपको जो है कुछ लोग अपार्टमेंट की तरह घर बना कर रहते हैं और उसकी जो है छत की तीव्रता ढलान होती है, उसी को मलोका कहते हैं। मलोका एक निवास स्थान है। अमेजन बेसिन के लोगों का जो है जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। और पुराने समय में जो है आपको वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग का एकमात्र उपयोग था। आपको 1970 में जो है ट्रांस अमेजन जो है महामार्ग बनने से जो है वर्षा वन के जो है सभी मार्गों तक पहुंचा जाना यह हो गया संभव हो चुका है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के जो है मूल निवासियों को भी क्षेत्रों से जो बाहर निकाल कर जो है नए क्षेत्रों में बसाना पड़ रहा है। और वहाँ के जो है वहाँ वहाँ वे जो अपने जो है आपको पौराणिक तरीके से भी खेती किया करते हैं, पौराणिक तरीके से खेती किया करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात याद रखेंगे, और विकास की जो है गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले जो है वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। ऐसा अनुमान है कि जो है पृथ्वी पर जो अमेजन बेसिन में जो है वर्षा का जो है बड़ा भाग जो है लुप्त होते जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से जो है व्यापक प्रभाव पड़ा हुआ है। और वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन सघन जो है बंजर रूप में बदल जाती है। देख रहे हैं ना, पहले ये जो है आपको जो ऐसे जमीन हुआ करता है हरा भरा, अब देख रहे हैं ऐसा सारा चीज लग रहा है सूखा 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 की तरह हो गया। तो आप समझ सकते हैं आपको वन कितना हम लोग के लिए जरूरी है। आइए यहाँ पर जो बात किया गया कर्तन और दहन की कृषि के बारे में, एक ऐसा पद्धति जो किसान पहले जो है वृक्ष जो और झाड़ियों को काट कर भूमि को जो साफ कर देता है और फिर उसे जलाता है। और उसे जो पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाता है और इससे भूमि पर जो है वर्षों तक जो है फसल पैदा करता है ना, फसल पैदा करेगा। और साथ ही साथ जमीन के टुकड़े को जो है बार बार उपयोग से जो है मिट्टी का पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, इसलिए जो है इस टुकड़े को जो है छोड़ देता है। और बाद में जो है उसके बाद जो है फसल उगाने के लिए दूसरे जगह स्थान पर साफ करता है। और इस पुराने खेत पर छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी जो है पुनः उपजाऊ बन जाती है। और जो है तब लोग जो है ये जो है भूमि के टुकड़ा को पुनः उपयोग कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको कर्तन खेती, ये हो गया कर्तन खेती। अब बात करते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। हम लोग अमेजन अमेजन नदी बेसिन पढ़े हुए थे। अब हम लोग बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो है बेसिन की बारे में समझते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी से मिलकर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का निर्माण करता है। और यह जो है बेसिन जो है उपोष्ण में जो है 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, यानी याद रखोगे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो क्वेश्चन पूछेगा कितना डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है, तो याद रखेंगे ये जो है उपोष्ण में जो है आपको 10 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में है। तो गंगा नदी बेसिन आपको 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तर उत्तर की तरफ है, उत्तर के अक्षांश के बीच में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा।
साथ ही साथ ये बात याद रखना, घग्गर हो गया, सोन हो गया, चंबल हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो, जैसे जो गंगा की सहायक नदियाँ जो है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें जो है प्रवाहित होती रहती हैं, और एटलस की सहायता से जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों को ढूंढ सकते हैं। इस प्रकार जो है आपको गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान, आपको पर्वत, आपको हिमालय हिमालय के गिरिपद, और आपको सुंदरबन का डेल्टा देखिए, आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, कितना सुनहरा दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है, ये हो गया ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है तो समझ लिए। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी इसको समझना और जरूरी है, इसमें बता रहा है इस बेसिन की प्रमुख विशेषता दोस्तों जानते हैं क्या है? मैदानी क्षेत्रों में अनेक जो है चाप झील पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में जो कैसे, तो चाप चाप झील पाई जाती है, चाप झील पाई जाती है। और यहाँ की जलवायु मुख्यतः जो कैसी होती है, मानसूनी होती है। मानसून में जो है मध्य के जो है जून के से सितंबर में आता है। मानसून कब आता है दोस्तों? तो जून से सितंबर के बीच में यहाँ पर वर्षा होती है। मानसून वर्षा कब होती है? तो जून के मध्य और आपको मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो है गर्मी, और आपको शीत ऋतु में ठंडी होता है। ग्रीष्म ऋतु में आपको गर्मी, शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र आपको देखकर समझ लीजिएगा कि उन राज्यों का नाम बताइए जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है। जनसंख्या के वितरण में जो है पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है, और तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए प्रतिकूल होता है। अतः जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो पर्वतीय क्षेत्र का के जो है पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहता करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में क्या रहते हैं दोस्तों? पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहा करते हैं। और आपको जो सबसे ज्यादा गंगा नदी बेसिन की तरफ जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे ज्यादा लोग रहा करते हैं। सबसे पर्वतीय क्षेत्र में कम रहेगा लोग। मानव की बात करते हैं, मानव प्रवास के लिए जो मैदानी क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त होता है, मानव के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी में मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवास करता है लोग। अतः जो है जनसंख्या घनत्व अधिक होता है मैदानी क्षेत्रों में, और यहाँ की मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है। जिस स्थानों पर जो है फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध होता है, वहाँ के लोग जो है मुख्य व्यवसायिक कृषि होती है। यहाँ पर जब जब भूमि उपजाऊ होगी तो यहाँ पर कृषि ज्यादा काम किया जाएगा, मुख्य रूप से कृषि यहाँ पर काम होगा। धान यहाँ के जो प्रमुख फसलें हो जाएगी। चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल चाहिए भाई, तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र बेसिन से ज्यादातर जल प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए धान की खेती अच्छा होती है। और यह उसी क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर अधिक वर्षा होता है। जहाँ पर अधिक वर्षा हो वहाँ पर धान की खेती अच्छा से होगा। जहाँ उगाई जाने वाले अन्य फसलें जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, चना हो गया, बजरा हो गया, ये सब चीज़ जो क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। गन्ना, जूट जैसे जो नकदी फसल का उदाहरण में आ जाती उगाई जाती है। गन्ना हो गया, जूट हो गया, कॉफी हो गया, ये सब कैसी फसलें हैं? नकदी फसल हैं। और मैदान के जो कुछ क्षेत्रों में केला के बागान भी देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल और असम के क्षेत्रों में चाय के बागान आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम और आपको असम क्षेत्रों में चाय का बागान देखने को मिलेगा। और बिहार और असम के कुछ हिस्सों में सिल्क के कीड़े के संवर्धन यानी सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क का उत्पादन असम और आपको बिहार में सिल्क का उत्पादन होता है। मंद ढलान वाले क्षेत्रों मध्य ढलान वाले जो पर्वतों और पहाड़ियों पर जो है वेदिकाओं में जो है फसलों का उगाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में जो खेती किया जाता है फसलों को उगाने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? वेदिका का। यानी पहाड़ियों को जो है पर्वतों के क्षेत्र में जो फसल उगाने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? वेदिका का उपयोग करते हैं। वेदिका का प्रणाली उपयोग कर वहां पर खेती किया जाता है, वेदिका। यह सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था वेदिका के बारे में। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न भू आकृति के अनुसार जो वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्न भू आकृति में भी आपको जो है जहाँ पर आकृति यानी भू जगह यानी जमीन पर जमीन पर जो है अलग अलग वनस्पतियाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में सागवान, सकुआ हो गया, पीपल के साथ साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाया जाता है। तो ये जो है यहाँ पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाया जाता है इन क्षेत्रों में। आपको मैदानी क्षेत्रों में सागवान, सकुआ, पीपल का, नीम का वृक्ष देखने को मिलता है। गंगा जो है ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानी क्षेत्रों में जो है बांस के बने जो है झुरमुट देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्रों में जो है बांस के बने हुए झुरमुट देखने को मिलेगा। डेल्टा क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। अब ये जो है उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो है ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले जो है भागों में चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़ देखने को मिलती है। तीव्र ढलानों पर जो कैसे वृक्ष देखने को मिलेगा? चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये हिमालय वाले क्षेत्रों में आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों इस प्रकार आप समझ रहे हैं ना सारी बातें। यह पर बात किया गया है, देखेंगे यहाँ पर धान की खेती कैसे होता है, चाय के बगानी यहाँ पर जो लगाया गया है,
आइए, बेसिन की बात किया गया यहाँ पर जो है, बेसिन में जो है विविध प्रकार के जो वन्य जीव पाए जाते हैं, विभिन्न बेसिन में जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिसमें हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण हो गया, बंदर, ये समान रूप से पाए जाने वाले वन्य जीव है। एक सिंग वाला गेंडा जो है आपको जो है ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो एक सिंग वाला गेंडा जो असम के क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र में पाया जाता है, और आपको जो है इसी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आपको जो है हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरण, ये सब चीज जानवर पाए जाते हैं। सागवान, सेकुआ, नीम, पीपल, ये वृक्ष पाया जाता है। और जो है डेल्टा क्षेत्रों में जो है डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर और आपको जो है बंगाल टाइगर, मगर, और आपको जो घड़ियाली पाई जाती है, आपको घड़ियाल भी पाए जाते हैं। और नदी को जो साफ जल और झील, और आपको जो है बंगाल की खाड़ी में प्रचुर प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो प्रचुर मात्रा में जो क्या कौन सा जीव, तो जलीय जीव ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको रेहू हो गया, कतला हो गया, मछली हो गया, हिल्सा मछली हो गया, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मछली की प्रजातियां हैं। ये सब चीज झील कहाँ किस में पाया जाता है, ये बंगाल की खाड़ी में जो है रेहू, कतला, और ये जो हिल्स है, ये सब के किस जल में, ये ताजा पानी में, यानी साफ पानी में रहने वाला, सब क्या साफ पानी में रहने वाला आपको मछली की प्रजाति है। मछली और चावल इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग जो है आहार के रूप में खाया करता है लोग। अब देखिए वेदिका के बारे में बता रहे थे, यानी पहाड़ी और पर्वतों पर जो है वेदिका बनाकर जो है ढालों पर जो खेती किया जाता है, उसी को वेदिका बोलते हैं। देखिए वेदिकाओं का निर्माण जो है खड़ी ढालों पर जो है समतल बनाकर जो है कृषि करने के लिए होता है। ढलान को ही आपको हटा दिया जाता है, तो जल का प्रवाह तीव्र न हो। ये जो देखिए वेदिका यही होता है, आपको दिख रहे हैं, इसका वेदिका होती है। वेदिका कृषि, यानी ये दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे वेदिका बना गया है, ऐसे ऐसे वेदिका बनाया गया है। इन पहाड़ों के ढाल पर जो है वेदिका कृषि होती है। अब बात करते हैं, झील जो है जीविका का साधन भी है, देख रहे हैं ना, जीविका का साधन है, क्योंकि जीविका का साधन दोस्तों जानते हैं, यहाँ पर मछली प्राप्त होगा, वही जो है यहाँ पर जो है मछली का प्रजाति निकलता है, वही जो बात किया गया है, इसमें बताया गया है। विनोद एक मछुआरा है, जिसको जो क्या बोलता है कि मछली यहाँ से प्राप्त करता है और जीविका का साधन यहाँ पर जीवन का यापन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्या आप जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में जो कि अवलवण जल एक प्रकार की जो है डॉल्फिन पाई जाती है। इसमें जो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र में कौन सा मछली आपको डॉल्फिन पाई जाती है, जो स्थानीय भाषा में इसे सुसु कहते हैं। इसको क्या सुसु या अंधी मछली डॉल्फिन, अंधी डॉल्फिन के नाम से भी बोलते हैं। और सुसु की जो है उपस्थिति से जल की जो है शुद्धता का पता चलता है, यानी जो है सुसु अगर रहेगा तो जल की शुद्धता का मालूम चलेगा। रासायनिक अधिक होने के चलते जो है औपचारिक जो है औद्योगिक और आपको शहरी जो है गंदगी से जो प्रजातियां क्या होती हैं, आपको नष्ट हो जाती है, जल वाला प्रजातियां नष्ट होती है। देख रहे हैं आंधी मछली, आपको डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन दिवस आपको मनाते हैं 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। जलीय जीव आपको इसको घोषित किया गया है, डॉल्फिन को। अब यहाँ की बात करते हैं, प्रदूषित झील देखिएगा, प्रदूषित झील देख रहे हैं ना, तो लोग जो है आपको मतलब कि खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें जो है पकड़कर वो जो आपस के शहरों में बेचते हैं। वह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहना, जब तक वो पास के शहरों में प्रदूषित झील तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये प्रदूषित झील जो देख सकते हैं। आइए अब देखिएगा गंगा के तट पर जो है देख रहे हैं ना, वाराणसी होगा, गंगा के तट पर इतना सारा चीज प्रदूषित, आप समझ सकते हैं कितना प्रदूषण होता होगा। चलिए अब बात करते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जो कई जो है बड़े शहर के कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद हो गया, आपको गंगा ब्रह्मपुत्र में तो इलाहाबाद शहर बसा हुआ है, कानपुर बसा हुआ है, वाराणसी बसा हुआ है, आपको लखनऊ बसा हुआ, पटना बसा हुआ, कोलकाता बसा हुआ। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर कौन कौन शहर हो जाएगा, आपको इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कोलकाता। इन सबों में सबसे बड़ा कौन है, तो कानपुर शहर सबसे बड़ा, कानपुर शहर जो है गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। और 10 लाख से अधिक जो है आबादी वाले जो है शहर गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। गंगा नदी के तट पर 10 लाख से अधिक जो है आबादी वाले जनसंख्या निवास करती है। इन शहरों तथा जो है यहाँ पर जो स्थित है उद्योग को जो गंदा पानी बहकर जो है नदी में ही जाता है, यानी गंदा पानी उद्योग का जो सारा चीज इसमें गंगा नदी में प्रभावित कर देते हैं, इसलिए वो आपको गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही है और बहुत ही भयावह की स्थिति बन जाएगी। बेसिन में जो है यातायात की जो है सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में यातायात के 4 जो है मार्ग जो है सुविकसित है। मैदानी इलाकों में जो है लोग जो है आपको सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग करते हैं, दूसरे स्थानों तक जो है पहुंच जाते हैं। आपको नदी के जो है तटीय क्षेत्रों में जो है जल मार्ग यात्रा
का जो है प्रभावित माध्यम है। और कोलकाता हुगली नदी के स्थान पर एक महत्वपूर्ण पतन है, और मैदानी क्षेत्रों में जो है कई बड़े हवाई पतन उपस्थित हैं दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि पर्यटन इस क्षेत्र, इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आगरा और आपको यमुना के किनारे जो है ताजमहल, और आपको इलाहाबाद गंगा, और आपको जो है यमुना जो है के संगम पर उत्तर प्रदेश बसा हुआ है। बिहार में जो बौद्ध स्तूप जो है लखनऊ का बड़ा इमाम, असम हो गया काजीरंगा मानस वन्य जीव अभयारण्य, तथा जो अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट आपको जनजातीय जो है जनजातीय संस्कृति के कई दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। तो देख रहे हैं ना, ये सारा चीज नदी के किनारे ही, इस नदी बेसिन के किनारे ये सारा चीज दर्शनीय क्षेत्र हो या किसी भी सभ्यता का विकास हुआ है। और इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। तो चैप्टर खत्म हो गया है, तो इस क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। एक सिंह वाला गढ़ आपको असम क्षेत्रों में पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में हो गया। गंगा नदी के तट पर जो प्रमुख शहर कौन हो गया? इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, आपको वाराणसी हो गया, है ना। ये सब जो प्रमुख शहर हो गया। अमेजन जो है वर्षा वाले क्षेत्र में कौन से पक्षी पाई जाती है? तो ये पक्षी जो पाई जाती है गुंजन पक्षी पाई जाती है ना, गुंजन पक्षी पाई जाती है। और प्रमुख और पक्षी है उसको देख लीजिएगा। अमेजन जो है बेसिन के लोग जो है कौन फसल उगाते हैं? तो अमेजन बेसिन में जो आपको जो है फसल में उगाते हैं तो कॉफ़ी का उगाते हैं आपको जो है। यहाँ पे बात करते हैं अमेजन बेसिन में कौन कौन उगाए थे लोग, देखिएगा अमेजन बेसिन क्षेत्रों में जो है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अमेजन बेसिन में जो है आपको जो है साग सब्जी उपजाई जाती है। टेपी टेपियोका हो गया, अनानास हो गया, शकरकंद हो गया, आपको जो है वहाँ पर प्रमुख रूप से जो है क्या बताएं, मेनियोक और कसावा कसावा का उपयोग जो करते हैं लोग। उसके बाद कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गया, कोका, ये सारा चीज फसल को उपयोग करता है, मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है, उगाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछा गया था, आप तो जानते ही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेजन बेसिक लोग कौन सा फसल उगाते हैं? तो ये तो जान चुके हैं। अमेजन वर्षों में जो आपको जब में पक्षी कौन पाई जाती है? तो पक्षी जो पाई जाती है आपको, ये वो जो लंबा ठोड़ वाला कौन सा, टुक्कन, गुंजन पक्षी पाया जाता है, गुंजन पक्षी पाया जाता है। अमेजन बेसिक लोग का कौन सा फसल तो ये तो हो चुका है। उस महाद्वीप का नाम है जो अमेजन बस्ती में स्थित है, मतलब कि अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश में। आइए आपको बता टुकन क्या है, देखो ये टुकन पक्षी आ गया। मै मैनियॉक मैनियॉक के कहाँ का प्रमुख भोजन है? मैनियॉक जो है आपको, मैनियॉक आपको जो है आपको अफ्रीका का हो गया। कोलकाता जो है किस, तो कोलकाता जो है आपको जो हुगली नदी का देवदार फॉर जो है क्या है? शंकुधारी वृक्ष है, शंकुधारी हो गया। और बंगाल टाइगर जो है आपको डेल्टा क्षेत्रों में पाया जाता है लोग, ये तो आप मिला लीजिएगा इसको। और वर्षा वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। क्यों लुप्त होते जा रहे हैं? तो वर्षा वन इसलिए लुप्त हो जा रहा है क्योंकि मानव जो ज़्यादा वर्षा मन के पेड़ पौधों को काट रहा है, जिसके वजह प्रदूषण से ज़्यादातर जो वर्षा वन नष्ट हो जा रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में जो धान की खेती क्यों होता है? क्योंकि जो धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। पानी जो है आपको बाढ़ यहाँ नदी से भी प्राप्त होती है, और यहाँ पर जो ज़्यादातर वर्षा भी होती है, जिसकी वजह से धान की अच्छा खेती होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर खत्म हो गया। ये सब क्रियाकलाप करने के लिए दिया था। आइए अगले चैप्टर की बात हम लोग करेंगे अगले वीडियो क्लास में। शीतोष्ण घास स्थानों पर जीवन जो है संभव, यानी घास स्थानों पर जो लोगों का जीवन निर्वाह करता है लोग, तो चैप्टर नंबर 9 हम लोग पढ़ेंगे। चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।